नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज की कहानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है। देहरादून में एक पुलिस स्टेशन है क्लेमेंट टाउन, और इसी क्लेमेंट टाउन पुलिस स्टेशन की हद में पड़ने वाले एक रिहायशी इलाके से एक शख्स पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है। तारीख है 13 जून 2023 यानी 13 जून 2023। सुबह का वक्त है। फ़ोन करने वाला शख्स पुलिस कंट्रोल रूम में ये बताता है कि वो जहां रहता है उसके पड़ोस के एक मकान से पिछले 2 दिनों से तेज़ बदबू आ रही है। मकान का दरवाज़ा बंद है। दरवाजे पर दस्तक देने पर कोई आवाज़ नहीं हो रही है, कोई खोल नहीं रहा है और मामला बहुत ही संदिग्ध लग रहा है। तो प्लीज़ एक बार आप लोग चले आइए और आकर चेक कीजिए कि ये माजरा क्या है। पुलिस जब इस फ़ोन कॉल को रिसीव करती है तो उसे भी मामला जो है वो संदेहास्पद लगता है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हाल के दिनों में हुई हैं, जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि अलग अलग जगहों पर, चाहे वो जो भी रीज़न हो डेथ का, मौत के बाद लाशें घर के अंदर पड़ी हुई मिलती हैं और देर से जाकर उस तरह के मामलों का खुलासा होता है। तो ये भी कुछ वैसा ही मामला पुलिस को लग रहा था। पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद जब दरवाज़ा खोलकर पुलिस अंदर दाखिल होती है तो मकान के अंदर का मंजर देखकर हर किसी के कदम ठिठक जाते हैं। ये शक या ये डर जो भी कहें वो बिल्कुल सही था। घर के अंदर 2 लाशें पड़ी हुई थी। एक तकरीबन 20-22 साल की एक लड़की या महिला जो भी कहें उसकी लाश, और साथ ही 25-26 साल के एक नौजवान की लाश। इन दोनों ही लाशों के साथ मौका वारदात पर ढेर सारा खून पड़ा हुआ था, जो अब सूख कर या जमकर तकरीबन काला हो चुका था। और लाशों की हालत इतनी बुरी थी कि उन्हें देखकर उनकी पहचान कर पाना तो बहुत दूर की बात है, ये समझ पाना भी मुश्किल था कि उनकी मौत हुई कैसे होगी। कहने का मतलब ये कि खून अगर बिखरा हुआ था तो जाहिर सी बात है कोई शार्प एज्ड वेपन से उनकी जान गई होगी। लेकिन क्या उनकी खुदकुशी हुई, किसी ने हत्या की, या हत्या से पहले उनके साथ कोई ज़्यादती हुई, कुछ भी जो है उन लाशों को देखकर समझ पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लाश जो है वो बहुत बुरे कंडीशन में थे। पुलिस मौके पर पहुंची ही थी, सीन ऑफ क्राइम को देख ही रही थी, तब तक एक ऐसी चीज़ पर उसकी नज़र गई जिसने पुलिस वालों को अंदर तक हिला दिया। उस लाश के साथ बमुश्किल 4 से 5 रोज़ की उम्र का एक छोटा सा बच्चा बीच में पड़ा हुआ था। अब इतना छोटा बच्चा तो खुद अपनी मर्जी से करवट तक बदल नहीं सकता, और आप सोचिए कि वो सड़ रही 2 लाशों के बीच पिछले 3-4 दिनों से यूं ही पड़ा हुआ था। और उसे देखकर ये लग रहा था कि उसकी उम्र बमुश्किल 5 से 6 दिनों की होगी, या हफ्ते भर से ज़्यादा तो कतई नहीं होगी। अब एक इतने नवजात बच्चे की मौजूदगी 2 लाशों के बीच, ये अपने आप में बड़ी अजीब बात थी, अजीब कहानी थी। पुलिस ने उन लाशों को बरामद किया और बरामद करने के साथ ही इस मामले की तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले तो उस बच्चे को अटेंड किया और उसे सरकारी एम्बुलेंस से फ़ौरन हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां उसको मेडिकल एड दी गई। और मेडिकल एड की बदौलत जो है बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा और रिकवर करने लगा। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अब पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है, और जब जांच शुरू करती है तो दोनों की पहचान भी क्लियर हो जाती है। मरने वाले शख्स का नाम है काशिफ, और साथ में जिस महिला की लाश मिली थी उसका नाम है अनम। इन दोनों की उम्र, जैसा कि मैंने आपको बताया, यही अनम की उम्र तकरीबन 20-22 साल की होगी और काशिफ की उम्र 25 से 26 साल की। दोनों रिश्ते में पति पत्नी थे, और जो छोटा सा बच्चा इन दोनों के बीच से मिला था, बरामद हुआ था, वो इन्हीं दोनों का न्यू बॉर्न बेबी था। और बमुश्किल उसकी उम्र, जैसा कि मैंने बताया, 5 से 6 दिन के आसपास की रही होगी जब उसको लोगों ने ज़िंदा रिकवर किया, पुलिस ने वहाँ से ज़िंदा बरामद किया। अब सवाल यह है कि इतने छोटे बच्चे को छोड़कर क्या उसके माँ बाप ने खुदकुशी कर ली, या किसी ने उसके माँ बाप की हत्या कर दी? अगर उसके माँ बाप की हत्या की गई तो एक रिहायशी इलाके में एक मकान के अंदर कातिलों को आते जाते हुए, या फिर हत्या के दौरान पीड़ितों के ज़ुबान से कोई भी आवाज़ या चीख किसी ने क्यों नहीं सुनी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। और अगर दोनों ने खुदकुशी की थी तो एक बड़ा सवाल ये भी था कि खुदकुशी का ये कौन सा तरीका था जिसमें इतना सारा खून मौका वारदात पर मौजूद था। क्योंकि आम तौर पर इंसान जो है
अपने आप को लहूलुहान करके खुदकुशी कम ही करता है। हालांकि घटना इस तरह की भी देखी गई है। तो ये मामला क्या था, पुलिस इसकी पड़ताल करने में जुटी थी और इन दोनों की जब पहचान हुई तो ये भी पता चला कि ये तकरीबन 4 महीने पहले उसी मकान में, किराए के मकान में रहने के लिए आए थे और तब ऑब्वियसली उनके पास कोई बेबी नहीं था। लेकिन अब जब इनकी हत्या हुई थी या इनकी मौत हुई थी, जो भी कह लें, उस वक्त उनके पास एक नवजात बच्चा भी मौजूद था। कत्ल और खुदकुशी के बीच अभी पुलिस उलझी हुई थी क्योंकि लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी और जब लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो यह क्लियर हो गया कि मामला मर्डर का ही है। ये पता चला कि दोनों की मौत तेज़धार हथियार से गला काटे जाने और जिस्म पर वार किए जाने की वजह से हुई थी। पुलिस ने जब सीन ऑफ क्राइम का और बारीकी से मुआयना किया तो पुलिस को सीन ऑफ क्राइम से ही खून से सना हुआ एक चाकू भी मिला जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि इस कत्ल में उस चाकू का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इन दोनों की हत्या किसने की, क्यों की, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद था और बहुत बड़ा था। अब पुलिस ने इन दोनों के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की और इनके परिवार वालों से बात करने की भी कोशिश की और इस कोशिश में पुलिस को ये पता चला कि काशिफ नाम के इस लड़के की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसकी पहली बीवी का नाम नुसरत है और दूसरी बीवी से शादी करने के बावजूद वो अपनी पहली बीवी के संपर्क में था, नुसरत के संपर्क में था और नुसरत के साथ लगातार उसकी बातचीत होती थी। अब जब पुलिस ने नुसरत से पूछताछ की तो नुसरत ने ये बताया कि उसकी अपने पति से आखिरी बार बात 10 जून की रात को तकरीबन 11 बजे हुई थी। इसके बाद 11 जून, 12 जून, 13 जून वो लगातार अपने पति से बात करने की कोशिश करती रही। कई बार उसे फ़ोन किया लेकिन उसके पति का फ़ोन लगातार अनआंसर्ड जा रहा था। नुसरत का ये कहना इस बात का संकेत था कि काशिफ और उसकी दूसरी पत्नी अनम की मौत 10 जून के बाद ही हुई होगी। एक लीड या एक क्लू पुलिस को इस मामले में अब मिल चुका था और पुलिस इस मामले की छानबीन शुरू कर चुकी थी। हालांकि छानबीन के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि काशिफ के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज था और इस कर्ज की वजह से वो खुद तो परेशान था ही, परिवार के दूसरे लोग भी परेशान थे। ऐसे में पहले तो पुलिस को और घर वालों को ये भी शक हो रहा था कि शायद उसी कर्ज के चलते काशिफ ने खुद भी जान दे दी होगी और उसकी पत्नी की भी उसने हत्या कर दी होगी, बच्चे को छोड़ दिया होगा। लेकिन जब मौत की वजह के पीछे दोनों की हत्या होने की बात सामने आई तो ये पता चला कि कम से कम दोनों ने कर्ज के लिए खुदकुशी नहीं की है। लेकिन अब एक सवाल जस का तस था कि क्या फिर दोनों की हत्या उन बकाया रुपयों के लिए ही की गई? अगर ऐसा ही था तो वो कौन था जिसने इनको इतने रुपए दिए थे, और जिसने रुपए दिए थे अगर वो हत्या भी कर देगा तो जाहिर सी बात है उसके रुपए मिलने की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो ऐसा भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता था कि रुपए पैसों की वजह से ही या उधारी की वजह से ही काशिफ और उसकी बीवी की हत्या हुई होगी, लेकिन हत्या हुई थी ये बात तो तय थी। तो कुल मिलाकर सीन ऑफ क्राइम से लेकर अब तक की तफ्तीश जो है उसमें कई सारी बातें क्लियर भी थी और कई सारी बातें उलझाने वाली भी थी। पुलिस की छानबीन आगे बढ़ रही थी और पुलिस ने इसी कड़ी में मौका वारदात के आसपास जो दूसरे मकान थे, जो गली थी, उस जगह की सीसीटीवी तस्वीरें पुलिस ने देखने की शुरुआत की और इसी क्रम में पुलिस को एक हुंडई वेरना कार काशिफ के मकान के पास आती हुई दिखाई दी। इस कार के बारे में पुलिस ने जब आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो सारे लोगों ने अनभिज्ञता जताई और कहा कि नहीं, इस कार को उनका जानने वाला कोई भी आदमी इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसे में हो सकता है कि इस कार में सवार होकर कोई काशिफ और अनम के घर आया हो, इस बात की संभावना थी। तो पुलिस जो है अब इस कार के मालिक तक पहुंचना चाहती थी। पुलिस ने उस कार का नंबर जूम इन करके देखा और उस नंबर के सहारे पुलिस ने कार के मालिक का पता लगा लिया और उस कार के मालिक का नाम था अश्वद। ये अश्वद नाम का जो आदमी था ये बेसिकली काशिफ का एक दोस्त था और वो कार काशिफ के घर के पास 10 जून की रात को, 12 जून की रात को नज़र आ रही थी। तो क्या इन दोनों की मौत के पीछे अश्वद था जिसने काशिफ की और उसकी बीवी की हत्या कर दी थी, यानी अश्वद ने ही अपनी दोस्त की जान ली थी? ये बहुत बड़ा सवाल था। पुलिस ने अश्वद को इंटरसेप्ट किया, उससे पूछताछ की, लेकिन शुरुआती पूछताछ के बाद ही पुलिस
इस नतीजे पर पहुंच गई कि दोनों की मौत से अश्वद का कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया है, पुलिस जब किसी से पूछताछ करती है, अगर वो दोषी होता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करता है, बताता है, हिंट देता है, और अगर कोई बेगुनाह होता है तो भी कई बार उसके बॉडी लैंग्वेज से और उसके जवाबों से पुलिस को ये पता चल जाता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो अश्वद से शुरुआती पूछताछ के बाद ही अश्वद को पुलिस की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी थी। लेकिन अश्वद की कार का रहस्य क्या था? तो अश्वद ने यह बताया कि यह कार काशिफ की जो पत्नी है अनम, उसके भाई शहबाज ने उससे मांगी थी और कहा था कि उसे उसकी ये कार लेकर अपनी बहन से मिलने जाना है। अब एक बात साफ हो चुकी थी कि वो कार वहाँ पर थी तो कार लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि काशिफ का साला और अनम का भाई शहबाज था। जाहिर है जब शहबाज मौका वारदात पर आया था, उसकी मौजूदगी वहाँ पर थी, तो शक के घेरे में अब शहबाज आ चुका था। लेकिन पुलिस और तसल्ली करने के लिए थोड़ा सा और एविडेंस जुटाना चाहती थी। ऐसे में पुलिस ने शहबाज के मोबाइल फ़ोन की CDR निकलवाई और उसकी जांच शुरू की, और पुलिस ने यह देखा कि शहबाज का मोबाइल फ़ोन 10 जून की रात को स्विच ऑफ हो गया था और फिर 11 जून की सुबह वो स्विच ऑन हुआ। आमतौर पर आज के ज़माने में कोई भी रात को फ़ोन स्विच ऑफ कर ले और सुबह ऑन कर ले, ऐसा कम ही होता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो ये उसकी रेगुलर प्रैक्टिस होती है, फिर वो रोज़ ही ऐसा करता होगा। लेकिन शहबाज का फ़ोन पिछले काफ़ी दिनों से लगातार स्विच ऑन था और इत्तेफाक से उसी 10 जून की रात को कुछ घंटों के लिए स्विच ऑफ हुआ था। ये बात अपने आप में एक शक पैदा करने वाली बात थी। इसके बाद पुलिस ने शहबाज को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। शहबाज ने शुरू में झूठी सच्ची कहानियाँ पुलिस को सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती की और सबूत के तौर पर CCTV फुटेज में वो कार और शहबाज की उस जगह पर मौजूदगी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से और मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑफ होना फिर स्विच ऑन होना, ये सारी चीज़ें जब पुलिस ने शहबाज को बताई तो उसके पास सच्चाई कबूलने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। उसने कबूल कर लिया कि इन दोनों ही हत्याओं के पीछे उसी का हाथ है, यानी शहबाज ने ही खुद अपनी सगी बहन अनम की जान ली थी और अनम के पति यानी अपने बहनोई काशिफ की भी हत्या की थी। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों था और इस हत्याकांड को उसने अंजाम कैसे दिया? पुलिस को अब इन दोनों सवालों के जवाब जानने थे। पुलिस ने शहबाज से सबसे पहले तो इस मर्डर को अंजाम देने का तरीका पूछा, तो उसने ये बताया कि वो अनम के घर पहले तो मिलने के बहाने से गया था। अनम की शादी बमुश्किल 1 साल पहले हुई थी और अभी अभी उसे एक बेबी हुआ था, एक बच्चे को उसने जन्म दिया था, तो वो अपनी बहन से मिलने चला गया और 10 जून की रात को वो अपनी बहन के घर पर ही रुका। मिडनाइट को जब उसे मौका मिला तो वो किचन में गया और किचन से वो चाकू उठाकर लाया और उसने अपनी बहन के बगल में सो रहे अपने बहनोई काशिफ का गला रेतना शुरू कर दिया। काशिफ का जब वो गला काटने लगा तो काशिफ ने विरोध किया, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन इसके सिर पर खून सवार था, शहबाज के सिर पर, और उसने काशिफ की तमाम विरोध के बावजूद, अनम की चीखों और विरोध के बावजूद उसने गला रेत कर काशिफ की हत्या कर दी। राज खुलने के डर से और अपने गुस्से के चलते उसने फिर काशिफ के बाद अनम को भी ओवर पावर किया और अपनी बहन अनम को भी उसने उसी चाकू से गला रेत कर और वार कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से पलक झपकते आधी रात को उसने अपनी बहन और बहनोई दोनों की हत्या कर दी। दोनों के बीच बमुश्किल 2 दिन पहले जन्मा शहबाज का भांजा काशिफ और अनम का बेटा वो भी लेटा हुआ था। वो इतना छोटा था कि विरोध करना तो दूर की बात, उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि उसके अगल बगल में कौन लेटा हुआ है और किसी की हत्या हो रही है नहीं हो रही है। 2 दिन आप समझिए, मतलब इंसान दुनिया में आता तो ज़रूर है लेकिन अपने सेंसेस में नहीं होता। तो उस बच्चे को शहबाज ने छोड़ दिया और सोचा कि अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये अपनी मौत खुद ही मर जाएगा, इतने छोटे बच्चे को मैं क्यों मारूं। इसके बाद उस रात को तो वो वहाँ से निकल गया, फरार हो गया। लेकिन इसके बाद 12 तारीख को वो फिर से लौटा था उसी कार से। उसका इरादा था कि वो काशिफ और अनम दोनों की लाशों को अपनी कार में लोड करके किसी जगह ले जाकर डिस्पोज ऑफ कर देगा, फेंक देगा। लेकिन जब वो दोबारा उस घर में लौटा तो लाशों की हालत देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उन लाशों को अकेले ठिकाने लगाने के लिए लेकर जाए। तब भी वो बच्चा जो है वो ज़िंदा था, लेकिन शहबाज ने
उस बच्चे को अटेंड करने या उसकी तरफ थोड़ा भी रहमदिली से पेश आने की कोशिश नहीं की और वो वहाँ से फरार हो गया। लेकिन लाशें जिनकी हत्या 10 और 11 जून को हो चुकी थी वो धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी, सड़ने लगी थी और 13 जून तक आते आते लाशों से इतनी बदबू आनी शुरू हो गई कि इसकी खबर पड़ोसियों को लगी और पड़ोसियों ने फिर पुलिस को खबर दी। अब सवाल यह है कि शहबाज ने खुद अपने हाथों से अपनी बहन और बहनोई की हत्या क्यों की? तो इसका जवाब है नफ़रत। शहबाज को इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि काशिफ, जिसका उसके घर आना जाना था, उसने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद उसकी बहन अनम से दोस्ती की, उससे अपने प्यार का इजहार किया और कुछ ऐसा इजहार किया कि उसने अनम के साथ दूसरी शादी कर ली। तकरीबन 1 साल पहले काशिफ और अनम ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और उसी दिन शहबाज ने यह तय कर लिया था कि वो काशिफ को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा और घर वालों की रजामंदी के बगैर अनम ने चूँकि काशिफ से शादी की थी तो उसने ये भी तय किया था कि वो अनम को भी मार डालेगा। तो एक ऐसा भाई जिससे अपनी बहन की खुशी देखी नहीं गई, झूठी शान कह लें या जो भी कह लें, नफ़रत में अंधे होकर काशिफ ने पहले अपने बहनोई की जान ली, फिर अपनी बहन की भी जान ली और अपने 2 दिन के मासूम भांजे को या भांजी जो भी हो, मुझे एग्जैक्टली जेंडर नहीं पता, उस मासूम बच्चे को उसने वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया लाशों के बीच। लेकिन कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो कम से कम इस बच्चे के मामले में वो बात तो फिट बैठती है। बच्चा इस दुनिया में आए हुए उसे सिर्फ 2 दिन हुए थे, लेकिन इसके बाद वो 3 दिनों तक और अपनी ही माँ और पिता के लाशों के बीच जिंदा रहा और जब पुलिस ने इस डेथ को डिस्कवर किया, इस मर्डर केस को डिस्कवर किया, तब वो बच्चा जो है वो बुरी तरह से परेशान था, उसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी, लेकिन उस बच्चे को पुलिस ने उठाकर मेडिकल एड के लिए हॉस्पिटल भिजवाया और अब वो रिकवर कर चुका है। पुलिस ने इस मामले में शहबाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बच्चा अपने दादा दादी के पास मौजूद है और यही पूरी कहानी है। लेकिन ये कहानी अपने आप में ये बताती है कि इंसान नफ़रत में कितना अंधा हो जाता है, कितना पागल हो जाता है, जिस पागलपन में वो किसी की जान लेने से और किसी के साथ इतनी बेरहमी से पेश आने से भी बाज नहीं आता। वाकई इस तरह के ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन माइंडसेट के बारे में जितना भी हम सोचते हैं बड़ी हैरानी होती है। पता नहीं कैसी मिट्टी के बने हुए ये लोग होते हैं जिन्हें दूसरों पर थोड़ी भी दया नहीं आती, रहम नहीं आता और मामूली बात पर वो किसी की जान ले लेते हैं। अगर तुम्हारी बहन ने अपनी मर्ज़ी से किसी से शादी कर भी ली, बेशक उसकी ये दूसरी शादी है, तो भी उसे अपनी ज़िंदगी जीने देते। उसने जो फैसला जीवन में किया था उसके लिए वो जिम्मेदार होती। तुम्हें इस तरह से उसका कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी? इस तरह के सवाल जो है मेरे मन में पैदा होते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह की घटनाओं को सुनने के बाद? प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आइए कुछ कमेंट जो मेरी प्रीवियस स्टोरी में आप लोगों ने किए हैं वो पढ़ता हूँ, कुछ लोगों के नाम पढ़ता हूँ। मैंने प्रीवियस स्टोरी आप लोगों को बताई थी कि किस तरह से दिल्ली में प्रगति मैदान टनल के पास एक ब्रॉड डे लाइट रॉबरी की घटना हुई थी, लूट की घटना हुई थी और वो घटना जो है तकरीबन 2 लाख रुपए के लूट की बताई गई। लेकिन जब तफ्तीश हुई और लोग गिरफ्तार होने लगे तो पता चला कि 8-10 लाख रुपए तो ऐसे ही रिकवर हो चुके हैं। अब पता चला है कि तकरीबन 50 लाख रुपए की लूट हुई थी। क्या थी वो कहानी? अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो प्लीज़ क्राइम तक में प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप वो कहानी देख और सुन सकते हैं। मामूनी बोरगोहा ने कमेंट किया है, रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने मुझे और विनोद शिकारपुरी जो हमारे सीनियर कैमरा पर्सन हैं उनको विश किया है, बहुत धन्यवाद मामूनी आपको। विश्वजीत जी का कमेंट है, ये महाराष्ट्र से हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभम भारद्वाज जी, मिस्टर जॉनी फर्नांडिस ये इज़राइल से हमें देखते हैं और इन्होंने मुझे बिग ब्रदर कहा है और गॉड ब्लेस यू भी कहा है। थैंक यू वेरी मच जॉनी, बहुत धन्यवाद आपका। अली इमरान का भी कमेंट आया है, रेगुलर कमेंट करते हैं आप। विजेंद्र सिंह जी, इकराम आलम साहब, विजेंद्र सिंह चौधरी जी, रवि कुमार जी। विजेंद्र सिंह चौधरी जी ने बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मैं कहानियाँ पेश करता हूँ, अपनी बातें रखता हूँ, वो उनको बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू वेरी मच। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आप लोग करते हैं, मेरे पास आप लोगों को शुक्रिया कहने के लिए शब्द नहीं हैं, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। एक भारतीय के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप भांबू जी, रिची रिचर्डसन, गुरप्रीत सिंह ने भी कमेंट किया है, इंदु ज्योति हजारिका, परूप श्रेष्ठा जी, राना रियल पेट्रियट के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। विनय नासवाले जी का कमेंट आता रहता है। बबलू सरकार जी का कमेंट है। विकास लोंधे इन्होंने भी कमेंट किया है।
प्रवीण कुमार जी का कमेंट है, शंकर लाल बिश्नोई जी, रेखा भट्ट जी, फौजिया खान, मिस्टर उमेश भूंया, इन्होंने चरण स्पर्श कहा है। उमेश बहुत बहुत आपको बधाई, खुश रहिए आप दोस्त, भगवान आपका भला करे। मनीलाल जी ने भी कमेंट किया है, अल्फ़ा मेल के नाम से एक आईडी है, उन्होंने अपनी बात रखी है। मोहम्मद अफजुल हसन, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। नाइस स्टोरी, एक हमारे यूज़र ने कमेंट किया है, मतलब एक हमारे लिसनर ने, लेकिन उनका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। राणा रियल पेट्रियट, मैंने तो खैर आपके नाम का जिक्र कर ही लिया। सोनू कुमार जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। कुछ रैंडमली आगे बढ़कर और लोगों का नाम पढ़ता हूँ। गुरप्रीत सिंह ढिल्लों जी, इन्होंने भी कमेंट किया है। हाँ, इन्होंने ये बताया है कि इनका बेटा तमनप्रीत कौर, अब आपने बेटे लिखा है लेकिन सरनेम कौर है, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो ये बेटी होगी तमनप्रीत, जब आपने कौर लिखा है तो बेटी ही होगी। आप बेटी लिखना चाहते होंगे लेकिन हो सकता है टाइपो की वजह से आपने मेरे बेटे लिख दिया है। तो एनीवे, तमनप्रीत को पूरी क्राइम तक टीम की ओर से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई इस बड़े और अच्छे दिन के लिए। सोनू कुमार जी ने भी कमेंट किया है। साजिद मिर्ज़ा रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। इसी के साथ फिलहाल मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।